Hello students, in this video we are going to do a very important topic, moving coil galvanometer। आपके बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरे फुल 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और इसके बीच में से भी कुछ 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स सी। तो प्यारे बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसमें सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। जितना ब्यूटीफुल डायग्राम आप एग्जाम में बनाएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है तो इसकी हर चीज़ डिस्क्रिप्शन हमें देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले हम एग्जामिनर को इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर का जो काम है वो क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट है या कितना करंट है वो तो बात की बात है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है या नहीं है उसको पता लगाने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। और प्लस उसकी डायरेक्शन कि करंट इज फ्लोइंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें गैल्वेनोमीटर में इसका एक पॉइंटर होता है, करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को मेजर करता है और कई बार उसकी डायरेक्शन बता देता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बीच में क्या है? 0, फिर 1 2 3 4 इधर भी है और 1 2 3 4 इधर भी है। यानी अगर पॉइंटर इधर घुमा तो करंट की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, पॉइंटर इधर घुमा तो करंट की डायरेक्शन इस साइड। यानी ये करंट को डिटेक्ट करता है क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है या नहीं। नंबर 2, फिर उसको मेजर करता है और विद डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। इट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर डिडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो प्यारे बच्चों, ये थी इसकी डेफिनेशन। क्लियर हो गया? नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। चलिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर? तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों वो क्या है? व्हेन अ कॉइल is placed in a magnetic field, और कॉइल भी कैसा? करंट कैरिंग कॉइल। when a current carrying coil is placed in a magnetic field, a torque act on it। और वो टॉर्क क्या होता है प्यारे बच्चों? NIAB sin थीटा। क्लियर हो गया? जहां IA को हम क्या लिखते थे? NIA को M, मोमेंट। क्लियर हो गया? तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमें मालूम है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, उसमें करंट है और उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाता है? टॉर्क, और वो कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। ये हमने एक पिछला आर्टिकल किया था अभी, टॉर्क ऑफ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? तो वही इसका क्या है प्यारे बच्चों? वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। यानी गैल्वेनोमीटर की जो वर्किंग है वो किस बात पे बेस्ड है? इसी बात पे बेस्ड है कि
अगर एक करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें एक टॉर्क लगाता है, वो कॉइल टर्न करती है, रोटेट करती है। क्लियर हो गया? तो गैल्वेनोमीटर की वर्किंग इसी कंसेप्ट पर क्या है, बेस्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज द प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कई बार 1 मार्क्स में ये आपसे सिर्फ प्रिंसिपल ही पूछ लिया जाता है। कई बार 1 मार्क्स में केवल यही पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो क्या है, टो इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, या थ्योरेटिकल लिख सकते हैं कि व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। क्लियर हो गया? चलिए, तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन आपने लिख लिया, प्रिंसिपल आपने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन। मिटा दें, रब कर दें इसको। चलिए, वीडियो को पॉज करके आप इतना लिख लेना। ओके, तो प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन आपने लिख लिया है, प्रिंसिपल आपने लिख लिया है। नाउ अब हम इसका कंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ओके, तो 1 बाय 1 हम इसके एक एक हिस्से को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पॉइंट में लिखेंगे जिससे आपको याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सर्कुलर मैग्नेटिक पोल। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट कंटेन सर्कुलर मैग्नेटिक पोल। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, सर्कुलर मैग्नेटिक पोल। तो कई बार एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में हम सर्कुलर मैग्नेटिक पोल ही क्यों लगाते हैं, प्लेन मैग्नेटिक पोल क्यों नहीं लगाते। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो ये है प्लेन मैग्नेटिक पोल। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां से इसको थोड़ा सा साइड से घिस देते हैं और ये इस तरह से ये होगा इसके सर्कुलर। बात समझ आ गई? तो हमने इसको पोल को थोड़ा सा साइड से घिस दिया तो ये इसकी शेप आ जाती है। तो इट कंटेन सर्कुलर मैग्नेटिक पोल। ओके, और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि गैल्वेनोमीटर में सर्कुलर मैग्नेटिक पोल क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए किए जाते हैं, इट कंटेन सर्कुलर मैग्नेटिक पोल बिकॉज circular magnetic pole provide radial magnetic field। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाए कि गैल्वेनोमीटर में सर्कुलर मैग्नेटिक पोल क्यों लगाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे बिकॉज दे प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब प्यारे बच्चों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, समझिए, मान लीजिए अगर ये ऐसे होता, नॉर्थ साउथ, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड चलता इस तरह से, ये मैग्नेटिक लाइन मूव करती। लेकिन प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है, हमने ये जो किनारे हैं इनको थोड़ा सा ऐसे घिस दिया है। तो अब क्या होगा, क्या अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा? नहीं। अब क्या होगा समझ लीजिए,
यहां मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूं उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, चाहे इलेक्ट्रिक लाइन हो चाहे मैग्नेटिक लाइन हो, उनमें बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो चाहे इलेक्ट्रिक लाइन हो चाहे मैग्नेटिक लाइन हो, उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, मालूम है क्या? कि चाहे इलेक्ट्रिक लाइन हो या मैग्नेटिक लाइन हो, वे हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर चलती हैं। क्लियर हो गया बेटा? फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो जरा ध्यान देना बेटा, मैंने जैसे ही सरफेस को थोड़ा कर्व कर लिया, तो जो बच्चे मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो इस बात को हमेशा समझ जाएंगे। देखिए यहां पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट। तो जो पॉइंट बीच में होगा उससे फील्ड लाइन ऐसे चलेगा, लेकिन इसके ठीक नीचे जो होगा, इसको थोड़ा बड़ा बना देना है जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना? ये देखिए, ओके, अब होगा क्या? यहां से ये आपने नॉर्थ लिया, ये आपने साउथ, तो इस पॉइंट से मैग्नेटिक लाइन चला और यहां पहुंच गया। इस पॉइंट से क्या मैग्नेटिक लाइन सीधा चलेगा? नहीं, वो थोड़ा सेंटर की तरफ जाएगा। देखिए ये है सेंटर, ये क्या है? इस सर्कल का, ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर है। तो यहां से जो मैग्नेटिक लाइन चलेगा वो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो क्या मैं फील्ड लाइन क्रॉस करती है? नहीं। तो वो जैसे इसके पास जाएगा उसके बाद ही ऐसे डिफ्लेक्ट होके ये यहां पहुंच जाएगा। ऐसे यहां से जो मैग्नेटिक लाइन चलेगा वो सेंटर की तरफ चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां कर्व सरफेस पे इनफाइनाइट पॉइंट है और सभी का परपेंडिकुलर किधर होगा? सेंटर की तरफ। तो वे सेंटर की तरफ चलती तो है लेकिन डिफ्लेक्ट होके फिर इधर निकल जाती है। यहां से चलेगा सेंटर की तरफ, क्योंकि नेचर क्या है? परपेंडिकुलर चलना है, लेकिन यहां के फिर क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। यहां से चलेगा ऐसे, लेकिन डिफ्लेक्ट होके। तो इस तरह का ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इस तरह का बनेगा इसको हम बोलते हैं, ये जो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ में आया क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और कैसे वो बनता है? तो कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? सर्कुलर मैग्नेटिक पोल होते हैं, और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए क्यों होते हैं, तो बिकॉज दे प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर। चलिए एक और रीजन है इसमें, वो थोड़ा सा बता देते हैं। हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी? हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी? तो जरा ध्यान देना, ये जो हमारी कॉइल है बेटा, ये जो हमारी कॉइल दिखाई दे रही है ना, ये जो कॉइल है, देखिए ये कॉइल ऐसे ऐसे घूमता है इसके बीच में, ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए अगर ये कॉइल ऐसा है तो तब भी फील्ड इसके क्या होगा? पैरेलल, ठीक है। ये कॉइल ऐसा हो जाएगा, ये कॉइल किसी भी पोजीशन में रहे, इसको हमेशा अपने पैरेलल क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बात समझा भाई? चलिए इसको हम करेंगे डिस्कस, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके बाद नंबर 2, इसमें क्या है? सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होता है। इट कंटेन a cylindrical soft iron core, ठीक है। क्या काम करता है ये जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, अभी हमने क्या किया था? देखिए
मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे मैग्नेटिक पोल थे किस फॉर्म में, सर्कुलर, नॉर्थ और साउथ, ठीक है बेटा। और इनके बीच में कैसा फील्ड था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ये इस तरह से, क्लियर हो गया। और इसके बीचों बीच हमने क्या रख दिया, इसके बीच में हमने रख दिया ये सिलेंडर। देखिए इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, टॉप व्यू, ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ये है, ये आपको ये मार्कर क्या है, सिलेंडर, तो आप इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू, यानी ये टॉप व्यू, ठीक है ना, टॉप व्यू, ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह से नजर आएगा। तो हमने इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर क्यों रखा दोनों मैग्नेट के बीच में, वो इसलिए रखा कि प्यारे बच्चों जो सॉफ्ट आयरन होता है ये एक फेरोमैग्नेट होता है। क्या होता है फेरोमैग्नेट, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे टॉपिक। तो जो फेरोमैग्नेट होते हैं उनके अंदर एक बहुत बढ़िया बात होती है, क्या, वे फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वे फील्ड की ताकत को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द फील्ड। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे सर्कुलर मैग्नेटिक पोल थे उन्होंने कैसा फील्ड दिया, रेडियल फील्ड दिया, और इसके बीच में हमने जो ये सॉफ्ट आयरन कोर रखा, ये उस फील्ड को और मजबूत कर देता है। तो इट कंटेन अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर बिकॉज इट provide strength to the radial मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर प्यारे बच्चों 1 मार्क्स में आपसे ये पूछ लिया जाए कि गैल्वेनोमीटर में हम सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे आ जाए कि व्हाई वी यूज सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इन गैल्वेनोमीटर, तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे, बिकॉज इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई, चलिए। तो ये क्या करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को बढ़ा देता है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, मैग्नेटिक पोल के बारे में आपको बता दिया, सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं नंबर 3 पॉइंट, तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट, इसमें आपको दिखाई दे रही है एक ये कॉइल जो किसके ऊपर बाइंड अप है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाइंड अप है। तो नंबर 3, इट कंटेन a coil over the soft iron cylinder, ठीक है। This coil rotate, ये कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है। कब, rotate due to the effect of magnetic field या due to the torque, due to the torque applied by magnetic field, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, एक टॉर्क लगाता है, और ये कॉइल उस टॉर्क की वजह से क्या करती है प्यारे बच्चों, रोटेट करती है। समझ में आता है, चलिए। इसके बाद नंबर 4, ये जो कॉइल है ये अटैच है, देखिए इसके ऊपर एक स्प्रिंग है जिसको हम बोलते हैं हेयर स्प्रिंग, ठीक है ना। नंबर 4, इट कंटेन अ हेयर स्प्रिंग, ठीक है। इस कॉइल, ये कॉइल किससे अटैच है, एक हेयर स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है, ओके। बाकी और भी इसमें कई सारी बातें हैं, ये पॉइंटर होता है, ये भी इनसे अटैच है,
जब ये कॉइल घूमता है तो ये पॉइंटर भी घूमता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना करंट और किस डायरेक्शन में है। एक स्केल है जिसमें रीडिंग होती है, पर आप इनके बारे में, पॉइंटर और स्केल के बारे में आप बताएं ना बताएं, वो कोई खास बात नहीं है। इसमें जो मेन चीज है, ये सिलेंड्रिकल पोल, वो सॉरी सर्कुलर मैग्नेटिक पोल एक, ये जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर 2, कॉइल 3, और ये जो हेयर स्प्रिंग है 4। इन 4 के बारे में आप जरूर एग्जाम में एक्सप्लेन करें जब भी आप अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ओके, चलिए, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग। ठीक है, लेट गो। लेट स्टार्ट वर्किंग। इसकी वर्किंग क्या है? ठीक है, वर्किंग देखते हैं इसकी। तो प्यारे बच्चों, हम इसकी वर्किंग को भी वही पॉइंट्स में स्टडी करेंगे, तो जिससे आपको याद करने में और एग्जाम में लिखने में आसानी रहे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा कॉइल है, इसमें करंट दिया जाता है। वी अप्लाई अ करंट। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो कॉइल है, हम इसको यहां से क्या देते हैं? करंट देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस कॉइल में करंट आएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस पे क्या लगाएगा? टॉर्क। अगर इस कॉइल में करंट नहीं है तो प्यारे बच्चों, ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे टॉर्क नहीं लगाएगा। ये ध्यान देना। कॉइल पर टॉर्क कब लगता है? जब इसमें करंट होता है। टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क कब लगाता है? करंट कैरिंग कॉइल पर, नॉर्मल कॉइल पे नहीं, करंट कैरिंग कॉइल पर। तो सबसे पहले हम इस पे करंट देते हैं, और जैसे ही करंट देते हैं तो ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, इस कॉइल पे क्या लगाता है? एक टॉर्क अप्लाई करता है, और ये जो कॉइल है ये घूमती है इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, तो देखिए नंबर 1, व्हेन अ करंट अप्लाई इन कॉइल, जैसे कॉइल में क्या दिया गया? करंट। अ टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल, तो क्या होगा? कॉइल पर एक टॉर्क एक्ट करेगा। अ टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल गिवन बाय, और वो जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा? टो इज इक्वल टू NIAB। NIAB। अब आप कहेंगे सर साइन थीटा कहां गया? ठीक है, वो साइन थीटा इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। थीटा क्या है? 90 डिग्री। देखिए, जब ये कॉइल घूमता है, जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? घूमता है, तो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, इस कॉइल का जो क्या है? एरिया वेक्टर, वो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा क्या करता है? 90 डिग्री बनाता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो क्या 90 डिग्री बनाता है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए वो यहां से वो 1 बन चुका है। क्लियर हो गया? फिर बता देते हैं। एक्चुअली यहां पे क्या होना चाहिए था? ये फॉर्मूला है, टो इज इक्वल टू NIAB। तो देखिए, सिंस coil rotate in radial magnetic field in such a way that the area vector A of coil always perpendicular to the direction of radial magnetic field। ठीक है, hence
इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90 imply that tau is equal to NIAB, इक्वेशन नंबर 1। तो समझ लीजिए, जैसे ही आप इस कॉइल को करंट देंगे, ये कॉइल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, और जब ये घूमेगा तो ये कॉइल हमेशा इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाएगा, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर कैसे बताएं, देखिए अगर ये हमारा कॉइल है, ये प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है कॉइल, तो ये जो मार्कर है ये इसका क्या हो गया एरिया वेक्टर। कई बार मैं इस बात को आपको समझा चुका हूं कि किसी भी एरिया का जो एरिया की जो डायरेक्शन होती है, तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा एरिया के आउटवर्ड और परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये एक एरिया है तो ये उस एरिया का क्या हो गया डायरेक्शन। अगर ऐसे है एरिया हॉरिजॉन्टल है तो उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, क्या ये बात समझ आ गई? तो देखिए, तो ये जो कॉइल है वो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से घूमती है, ठीक है, कि वो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाएगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा टो इज इक्वल टू NIAB। कहाँ गया साइन थीटा, वो साइन 90 बन गया, और 90 क्यों बना, तो वो जो इसको देखिए ऐसे समझाते हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिए, यहां से ये है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? अब हमने जब इसके अंदर क्या रख दिया सॉफ्ट आयरन कोर, क्या रखा सॉफ्ट आयरन कोर, ये हमने इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, ठीक बेटा, और ये ऐसे इस पर हमने एक कॉइल टर्न कर दिया। तो ये जो कॉइल है अलग अलग पोजीशन में ऐसे घूमती है, बात समझ आ गई? तो जब ये कॉइल घूमेगा तो इसको हर बार, बात समझ आ गई, एक होता है एरिया वेक्टर। मान लीजिए अगर ये कॉइल है तो ये इसका क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जो एरिया वेक्टर है कॉइल का वो हर बार क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। चलिए दिस इज द इक्वेशन। और प्यारे बच्चों आप इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो याद कर सकते हो, टो इज इक्वल टू NIAB। तो जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो उस पर क्या लगेगा ये टॉर्क लगेगा, ठीक है। ये साइन थीटा 1 कैसे बन गया बता दिया कि इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है ये कॉइल ऐसा घूमेगी, देखिए ये कॉइल है और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो ये कॉइल चाहे कैसे भी चारों तरफ घूमे, ठीक है, ओके, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहेगी परपेंडिकुलर। चलिए तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये इक्वेशन 1 आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। आप इसको नोट करते रहना, लिखते रहना, ठीक है बेटा। चलिए नाउ पॉइंट 2 समझिए प्यारे बच्चों, जब ये कॉइल घूमेगा तो इस कॉइल के ऊपर क्या लगा हुआ है हेयर स्प्रिंग, ठीक है। तो जब ये कॉइल घूमेगा तो ये जो हेयर स्प्रिंग है इसमें ट्विस्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से देखिए, आपने कभी देखा होगा झूला देखा होगा, तो ऐसे 2 रस्सी होती है, उसमें एक पटरी होती है, बच्चा उस पटरी पे बैठ जाता है और वो आगे पीछे नहीं घूमता है। वो बच्चा क्या करता है रस्सी के दोनों जो झूले की पटरी है उस पर बैठ गया और झूले के दोनों रस्सियां ली और वो क्या करता है ऐसे राउंड लेता है। तो जब उसने एक राउंड लिया तो ऊपर रस्सी में क्या हो गया ऐंठन आ गई, ट्विस्ट आ गया। तो वो जितने ज्यादा ऐसे राउंड लेगा तो ऊपर झूला जहाँ टंगा हुआ है तो वहां भी ऐंठन आ जाएगी। और वो लड़का जैसे अपने जमीन से पैर उठाता है तो वो उल्टी डायरेक्शन में क्या करता है घूमता है, क्योंकि उसमें क्या आ गया ऐंठन, ट्विस्ट आ गया। तो ऐसी बेटा जब ये कॉइल घूमेगा टर्न करेगा
तो ये जो हेयर स्प्रिंग है इसमें भी क्या आते जाएंगे, ट्विस्ट आते जाएंगे, ऐंठन आती जाएगी। क्लियर हो गया? तो समझ लीजिए, तो इस हेयर स्प्रिंग में जो ऐंठन आएगी उसको हम बोलेंगे काउंटर टॉर्क। क्या बोलेंगे? काउंटर टॉर्क। तो देखिए, व्हेन कॉइल गेट मूव, जैसे ही ये कॉइल क्या करती है, घूमती है, मूव करती है। व्हेन द कॉइल गेट मूव, या ऐसे बोल देते हैं रोटेट, ठीक है ना। ये जो कॉइल है जैसी क्या करेगी, रोटेट करेगी, अ काउंटर टॉर्क गेट स्टोर इन हेयर स्प्रिंग। ये जो हेयर स्प्रिंग है इसमें क्या होता है, इसमें भी एक टॉर्क स्टोर हो जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर टॉर्क। ठीक है, तो काउंटर टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। काउंटर टॉर्क को क्या लिया गया, के थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा इसको काउंटर टॉर्क से ऐसे लिख लेते हैं, यस, काउंटर टॉर्क। तो ये जो के है, के थीटा, काउंटर टॉर्क का पूरा नाम क्या है, ठीक है, के थीटा। चलिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये जो कॉइल है, एक बार इसका टॉर्क निकाला, जब ये घूमेगा, कॉइल क्यों घूमेगा, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उस पे टॉर्क लगाएगा। ओके, जब ये इस कॉइल घूमेगा तो ये जो ऊपर हेयर स्प्रिंग है इसमें क्या आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा, और उस ट्विस्ट को हम क्या बोलते हैं, काउंटर टॉर्क। तो वो काउंटर टॉर्क क्या होगा, ये तो हम क्या करेंगे, जितना ये घूमेगा उतना ही इसमें क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। यानी इक्वेशन, कॉइल का जो टॉर्क है और इसका जो काउंटर टॉर्क है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर बात नहीं, वो कहता है ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन या रिस्टोरिंग फोर्स। हमने किसी में कुछ ऐसे घुमाव किया, वो उसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, जैसे क्या ऐसा बोलते हैं ना प्यारे बच्चों, कि हमने एक स्प्रिंग को दबाया, तो हमने सोचा दबा दिया, लेकिन जैसे ही हम अपनी फोर्स हटाएंगे वो वापस आता है। क्लियर बात नहीं, वही है, क्योंकि जब तक ये कॉइल घूमेगा तो ये हेयर स्प्रिंग दबेगा, और जैसे ये कॉइल घूमना बंद करेगा ये फिर वापस घूमना शुरू हो जाता है, उल्टी डायरेक्शन में चलता है। ओके, तो दिस इज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। एक बार हमने टॉर्क बताया कॉइल का, और एक बार हमने टॉर्क बताया हेयर स्प्रिंग का। तो हेयर स्प्रिंग का जो टॉर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर टॉर्क बोलते हैं। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, इन इक्विलिब्रियम torque on coil is equal to counter torque। हम ये मान के चलते हैं कि जो टॉर्क इसने दिया वही टॉर्क उसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया। ये जो हमारी कॉइल है इसके घूमने से जो टॉर्क मिला वही उसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या ले लेंगे, इक्वल लेके चलेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, टॉर्क क्या था, NIAB, और ये क्या था, K थीटा। स्मॉल k बना लो, कैपिटल K बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बनाया था, स्मॉल k। चलिए K थीटा, क्या यहां तक बात समझ आ गई? ओके, अब मैंने क्या किया, I इज इक्वल टू K थीटा अपॉन NAB। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए, I इज इक्वल टू K अपॉन NAB। ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए, KNAB। प्यारे बच्चों, ये जो पूरा टर्म है KNAB, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, K अपॉन NAB।
इसको हम ले लेते हैं कैपिटल जी। क्या ले लेते हैं? कैपिटल जी। और ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और जो जी है इसका एक नाम होता है, जो जी है इसका नाम होता है फिगर ऑफ मेरिट। क्या नाम है जी का? ये जो जी है इसको क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। और इसका एक नाम और होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। कुछ भी आप बोल सकते हैं, फिगर ऑफ मेरिट या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, फिगर ऑफ मेरिट या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो KNAB है, इस पूरे को हमने क्या ले लिया? कैपिटल जी, जो एक कांस्टेंट है, और इसका नाम क्या है? फिगर ऑफ मेरिट या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके। G is called figure of merit और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये जो टर्म है K/NAB इज इक्वल टू कैपिटल G जो हमने माना, ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सभी टर्म क्या है प्यारे बच्चे? कांस्टेंट है। K भी कांस्टेंट होता है, N भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट और B भी क्या है? कांस्टेंट। देखिए B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, उसको तो हम चेंज करने से रहे, तो वो भी कांस्टेंट। A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल। तो एक बार जो कॉइल हमने इसमें फिट कर दिया उसका एरिया हम चेंज नहीं कर सकते। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न, तो उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? एक बार गैल्वेनोमीटर में हमने जो कॉइल रख दिया, ना हम उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, ना ही नंबर ऑफ टर्न। ओके। और ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक पोल है, ये भी क्या करेंगे? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ये जो K है, K का नाम होता है टॉरशनल कांस्टेंट। ये नहीं पता होगा, देख लीजिए, टॉरशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। ठीक है। और इसका जो नेचर है K का, वो किस पे डिपेंड करता है? हेयर स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। यानी जो हेयर स्प्रिंग है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, उसी पे इस K की वैल्यू क्या करती है? डिपेंड करती है। और वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है। वैल्यू ऑफ K डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ हेयर स्प्रिंग। K का नाम टॉरशनल कांस्टेंट, और ये K किस पर डिपेंड करता है? ये जो हेयर स्प्रिंग है ये किस मटेरियल की बनी है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब हमने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो वहां हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टॉरशनल स्ट्रेन, इस तरह से कि कोई चीज स्टील की बनी हुई है या कॉपर की बनी हुई है या आयरन की बनी हुई है, हर मटेरियल के लिए कुछ वैल्यूज थी। ठीक है बेटा। तो ये जो K है वो टॉरशनल कांस्टेंट, ये उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा जिस मटेरियल से हेयर स्प्रिंग आपने बनाया है। ओके। चलिए, तो बैटर यही है कि हेयर स्प्रिंग बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। ठीक है। बहुत ही। चलिए, तो इज दिस डन? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां से ये जो G क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट है। तो हमारी जो इक्वेशन है यहां तक लिख लिया हुआ आपने। आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए। तो ये आपने देखिए हमारे पास क्या था? I इज इक्वल टू, इसको आपने क्या मान लिया? G। तो ये क्या हो गया? G इज इक्वल टू इंटू थीटा। ओके। अब G तो क्या है? कांस्टेंट, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। यानी जब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? डिफ्लेक्शन। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। ये पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट करता है। यानी द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली proportional to the deflection of pointer। पॉइंटर कहां? ये रहा पॉइंटर। यानी जितना ज्यादा करंट होगा पॉइंटर उतना ही ज्यादा क्या करेगा? डिफ्लेक्ट
तो दिस इज द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो प्यारे बच्चों, जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाए, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा, तो एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स किस बात पे देगा? नंबर 1 डेफिनेशन के, 1 मार्क्स प्रिंसिपल का, 1 मार्क्स कंस्ट्रक्शन, 1 मार्क्स डायग्राम और 1 मार्क्स इसकी वर्किंग। तो हर चीज को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, और स्मार्टली पढ़ना है, जिससे अगर ये आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप इसको बहुत ही इजी तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो दिस इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ टॉपिक और हैं, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव होता है, यानी उसकी सेंसिटिविटी, ठीक है। और 2 तरह की सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में होती है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके।